बताओ भाई कौन सा है? लिखिए क्वेश्चन नंबर, जो प्रॉब्लम है आपके इंटीग्रल में कौन सा है? 19। देखिए 19 में इसने बोला है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो दो फंक्शन एक दूसरे के डिवाइड में। आप लोगों को बताया था कि दो फंक्शन अगर डिवाइड में हैं तो आप लोग डिवाइड का कोई मेथड नहीं लगाओगे। जो चीज आपको पढ़ाई नहीं आप ये मान के चले कि वो नहीं, ठीक होगी बात। तो डिवाइड का मेथड नहीं है तो कुछ और ही तरीका लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में होता ही मोस्टली ऐसा। तो सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे हमने? 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर कितना आ गया आपका? 10 स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ध्यान देने वाली बात, साइन का तुम करना जानते हो इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल जानते हो, कोस का जानते हो। अभी tan कोट के आए नहीं, तुम्हारे कोर्स में आने वाले हैं। अगर tan स्क्वायर आता है, इसको आप मेथड में भी नोट कर सकते हैं, या फिर कोट स्क्वायर एक्स आता है, तो ना तो आपके पास tan स्क्वायर का फॉर्मूला ना कोट स्क्वायर का। हाँ तुम एक काम जरूर कर सकते हो, एक फॉर्मूला होता है 10वीं में पढ़ेगा तुमने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो आप tan स्क्वायर एक्स को लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। फॉर्मूला अजनबी तो नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि पता नहीं कहां से आ गया फॉर्मूला। क्यों भाई मनमोहन? अब क्या करा हमने यहाँ? इक्वल टू, अब इंटीग्रल के आपको मैंने अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाया था, तो अलजेब्रा के अकॉर्डिंग दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल लग जाएगा। तो कितना आ गया? इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इंटीग्रल ऑफ 1 डीएक्स। भाई दीपक सिंह, क्या होता है इसका इंटीग्रल? याद है? tan x माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज द। ठीक है, और पूछो। इस 10वें क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को पता है कि भाई होल स्क्वायर का भी कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो आप इंटीग्रल करने से पहले इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही ब्रेक कर लो। ये सोचना है तुम्हें, जो रास्ता तुम्हारे पास नहीं है, होल स्क्वायर का इंटीग्रल का फॉर्मूला मैंने लिखा है, तो उस तरफ तो सोचना बेकार ही है। आप यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू डी। सब पे अलग अलग इंटीग्रल। तो x का इंटीग्रल कितना आ जाएगा फाइनली? एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का log x माइनस 2 और 1 का x और प्लस c, दिस इज द। देखिए भाई cos 3x आपसे पूछा गया सेकंड क्वेश्चन में, cos 3x का इंटीग्रल बताओ, बल्कि प्रति अवकलज बताओ। तो आप सिंपल मेथड से करेंगे इसको। तो इसके लिए मैंने आपको कुछ उदाहरण इस तरीके से दिया था कि यहां आप लिख दो cos 3x, ठीक है। तो इधर से इधर पे क्या लगाते हैं? डिवाइड। इधर से इधर पे क्या लगाते हैं? तो आप एक ऐसे कल नहीं आया था तुम, हम एक ऐसे फलन की तलाश करते हैं जिसका अवकलन cos 3x हो। ये तो बताया था कल भाई। अगर मेरे को ऐसा एक फलन मिल गया जिसका अवकलन cos 3x है, तो वही तो cos 3x का इंटीग्रल कहलाएगा। ये नहीं पढ़ाया था भाई कल? आया था ना कल? तो cos 3x ऐसा क्या फलन है जिसका अवकलन cos 3x है? साइन 3x, साइन 3x का अवकलन करो जरा, क्या आया? cos
3x इंटू 3 तो है नहीं यहाँ, तो उसको काटने के लिए क्या लगा दो यार, 3 करो मतलब साइन 3x इंटू 3 से 3 कट के क्वेश्चन है, देखो कोई चीज नहीं आई। इसका अवकलन करके देखो अपनी कॉपी में, जब आप अवकलन करेंगे यहाँ देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x अपॉन 3, अवकलन करने में क्या होता है, कांस्टेंट पार्ट बाहर अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। तो क्या करा तुमने, साइन 3x का अवकलन, साइन 3x का अवकलन क्या आया, cos 3x इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, cos 3x। तो cos 3x तो चाहिए था आपको, यानी इसका अवकलन cos 3x है, तो ये इसका क्या है, समाधान। नहीं आएगा अभी भी समझ, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। देखो भाई इसको समझ लो ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है ये, मेथड सब जगह चलेगा। अगर मैं आपको कहूं कि आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5 का अवकलन करते हैं, एक हफ्ते तक कंफ्यूजन रहेगा इसमें, कंफ्यूजन की नहीं होगा जो पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे उनकी तरफ से ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूजन ये होगा, कभी अवकलन की बात करूंगा मैं, कभी समाकलन की, और दोनों एक दूसरे उल्टे। तो क्या कोई मुझे साइन एक्स प्लस 5 का अवकलन बता सकता है, क्या है, cos x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 का करेंगे, चलो मैंने माना x स्क्वायर है तो समझ में आ गई होगी बात। जब आपको ये अवकलन सिखाया गया, वहां हम इसको क्या बोलते थे, चेन रूल बोलते थे, चेन रूल। और चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता था कि अवकलन करने में फंक्शन का ऐसा पार्ट जो लगता है कि अवकलन की समस्या पैदा कर रहा, तो उसको आप थोड़ी देर के लिए दिमाग में x मान लिया, तो साइन एक्स का अवकलन cos x, और जो आपने x माना उसका फिर से अवकलन गुणा में करते थे। तो यही बात लागू होती है इंटीग्रेशन में, कि भाई अगर इंटीग्रेशन करते समय आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 6 इंटू डी एक्स। मैंने एक उदाहरण दिया, अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ गया कि साइन एक्स प्लस 6 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो आपको मैंने साइन एक्स तो पढ़ा रखा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में 6, जबकि साइन एक्स प्लस 6 का तो नहीं होता। तो जैसे आप अवकलन करते समय फलन के ऐसे पार्ट को आप x मान लेते थे जो दिक्कत कर रहा, तो समाकलन में भी ऐसा ही करेंगे। तो इसमें किसको आपको मानना चाहिए, x प्लस 6। वहां आप केवल दिमाग में मानते थे, लेकिन यहां आपको बकायदा नीचे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माना x प्लस 6 इज इक्वल टू टी, मान लिया, वो दिक्कत नहीं आता किसी को। जब आपने x प्लस 6 को t माना और ये मान वापस आप यहां रखेंगे, तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, कितना आगे बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन। अब मुझे एक बात बताओ, ये dx क्या काम करता है, बताता है कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब लेकिन आपका फंक्शन तो t में कन्वर्ट हो चुका, तो इंटीग्रेशन भी तो t में होना चाहिए। ये समझे मेरी बात भाई, आपका जो क्वेश्चन है अगर x में है तो इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा, लेकिन अब आपका क्वेश्चन कहाँ में पहुंच गया, t में, तो इंटीग्रेशन भी t के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करने के लिए ये एक ऐसा रिलेशन है जिसने पूरे क्वेश्चन को x से t में कन्वर्ट किया, तो आप इसी के माध्यम से dx को dt में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि ऐसा थोड़ा ही होगा कि किसी एक चैनल के माध्यम से आपने x को t में कन्वर्ट कर दिया, किसी दूसरे माध्यम से dx को dt को, अलग अलग सवाल नहीं हो जाएंगे। तो इसको
इसको टी में लाने के लिए आप यहाँ एक लाइन लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए जरा अवकलन। एक्स का कितना 1, 6 का कितना, टी का कितना dt अपॉन डी। त्रिशी गुना करो तो dx बराबर dt। तो dx और dt बराबर है, हालांकि dx बराबर 2dt भी आ सकता था। तो अगर dx बराबर 2dt आता तो आप यहाँ क्या लिखते 2dt, लेकिन dx बराबर dt आया। तो जब आप इस क्वेश्चन में सारे मान रख रहे हो, उठा के रखो मान, आई के बदले आई, बराबर के बदले बराबर, इंटीग्रल इंटीग्रल, साइन साइन, x प्लस 6 के बदले t और dx के बदले dt। समझ में आ गया? जैसे साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे ही साइन t का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोस t और प्लस c। अब आप क्या लिखेंगे लाइन में, t का मान रखने पर। ओके, जब आप t का मान रखेंगे तो कितना आएगा भाई, आएगा, सॉरी इंटीग्रल तो है ना हो। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ, माइनस कोस, क्या रखा आपने, माइनस कोस x प्लस 6 प्लस c, दिस इज द आंसर। तो देखिए अवकलन और समाकलन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अवकलन में किसी भी कंडीशन में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो अवकलन करते टाइम लो x स्क्वायर साइन x आ गया, बिना किसी भेदभाव के तुरंत आप क्या करते थे, इसको थोड़ी देर के लिए x मानते थे, तो log x, फिर इसका अवकलन कर दिया, अलग तरीके लगा दिए, जो भी कुछ करते थे निपटा देते। लेकिन वही समाकलन में आपको t मानना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा, और t मानने की कुछ शर्तें हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, आई बराबर इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, मैंने लिखा है क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और आपको कहा कि आप इसका इंटीग्रल करें। तो इंटीग्रल करते समय आपको बताया मैंने कि भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है, ना कि सेक स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा इसको t, नहीं मानना पड़ेगा भाई किसको, एक्स क्यूब प्लस ए। अब यहाँ t मानने की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को आप दिमाग में ऊपर बैठा लो कि वे शर्त हैं क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप जिसको भी t मानते हैं, ठीक है, जिसको भी आप t मानते हैं, तो उसका क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसका d बाई डी एक्स अवेलेबल होना चाहिए क्वेश्चन में। आप किसको t मानना चाह रहे हो, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का डी बाई डी एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर, ए क्यूब का 0 हो गया। अब 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर तो अवेलेबल है, 3 तो नहीं है, तो मैंने क्या लिखा, उसका डी बाई डी एक्स अवेलेबल हो। आगे एक लाइन और है, कांस्टेंट की कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट यानी 3, 4, 5 चाहे हो चाहे ना, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। कहाँ से फर्क पड़ेगा, वेरिएबल से। समझ में आया? तो जब आप इसको t मान रहे हो, इसका अवकलन क्या है, इसका डी बाई डी एक्स क्या है, 3x स्क्वायर। तो क्या हमारे पास अवेलेबल है, आप बोलोगे यस, क्योंकि 3 की नहीं हमें परवाह करनी, क्योंकि मैंने आगे क्या लिख दिया, कांस्टेंट का कोई मैटर नहीं, कांस्टेंट कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। तो पहली शर्त समझ में आई, क्या है पहली शर्त, जिसको आप डी मानते हो उसका डी बाई डी एक्स क्वेश्चन में अवेलेबल हो, पहली शर्त। क्या इसी में क्या लिखा है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं। अब दूसरी शर्त आती है, जब आप टी पुट करते हो, तो हमने क्या पुट किया भाई, पुट टी इन क्वेश्चन। जब आप पुट टी करते हैं क्वेश्चन में, तो तुरंत क्या बन जाए, वो उसका समाकलन आसानी से हो सके। भाई आप टी अपनी सुविधा के लिए तो मान रहे हो, तो आपने इसको टी माना, फिर बाद में हमें इसके बदले टी रखना तो पड़ेगा।
तो जब इसके बदले आपने टी रखा तो क्या बन गए? सेक स्क्वायर टी। क्या सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल होता है? होता है क्या? tan t नहीं होता? तो जब आप टी को रखते हो तो इंटीग्रल क्या होना चाहिए? आसानी से, तभी फायदा है टी मानने का, अदरवाइज नहीं फायदा है। ठीक होगी दूसरी शर्त? नहीं समझ में आ रही क्या? पहली शर्त डी बाई डी एक्स, दूसरी शर्त कि जैसे कि आप रखते हो उसका समाकलन आसानी से हो सके, यानी समाकलन का फॉर्मूला बन रहा हो। तीसरी शर्त क्या है? नियतांक यानी कांस्टेंट की क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट की कोई समस्या नहीं, कांस्टेंट कहीं कोई समस्या पैदा नहीं कर सकता, कांस्टेंट की इतनी हिम्मत नहीं। ठीक होगी बात? यहां तक सबकी समझ में आ गई? तीनों शर्त दिमाग में नोट कर लियो तो मिटा दूं मैं यहां से। अब चलो शर्त अभी नहीं मिटाता मैं, अभी तो चल ही रहा है काम। तो अब हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए इन तीनों शर्तों के अनुसार किसको टी माना? बोलो। माना एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब इक्वल टू टी। अगला स्टेप क्या होता था? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करा तो कितना आ गया? 3x स्क्वायर, इधर dt अपॉन तिरछी गुणा कर दे तो कितना आ गया? 3x स्क्वायर dx बराबर dt, या फिर dx बराबर dt अपॉन 3x स्क्वायर। अगली लाइन क्या लिखते थे उसके बाद? हम मान रखने, सारा मान उठा के अब हम फलन में रखेंगे। तो जब आप इस क्वेश्चन में मान रखोगे तो आई के बदले तो आई ही आएगा। ध्यान दो, मान कैसे रखते हैं? आई के बदले तो आई ही आएगा, इंटीग्रल के बदले इंटीग्रल आएगा। इसको उतारो जरा, क्या है भाई? सेक स्क्वायर, इस पूरे के बदले क्या आ गया? अब आगे क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर dx। एक तरीका क्या है कि आप dx का मान यहाँ से dt अपॉन 3x स्क्वायर रखो और यहाँ x स्क्वायर रखो, फिर x स्क्वायर से x स्क्वायर काटो। एक तरीका क्या है कि इसका कंप्लीट मान उठा लो ना यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर dx का कंप्लीट मान कितना आ गया भाई? dt अपॉन 3। भाई मान तो सबके रखने ही है, तो आप इसका कंप्लीट मान क्या रख सकते हो? dt अपॉन। अरे नहीं समझ में आई बात? देखो आप इसको उतारते हुए चल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर उतारा, फिर आप dx का मान रखो, यहाँ से कितना है dx का मान? dt अपॉन 3x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर से x स्क्वायर काटो, तो बात तो भाई आई dt अपॉन 3। नहीं समझ रहे? बात तो वही पड़ी। तो जब आपने इतना काम कर दिया तो अब आप इंटीग्रल के नियमों पे पहुंच जाओ। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल क्या कहता था कि कांस्टेंट को आप बाहर लिख सकते हैं। तो अंदर क्या क्या बचा? केवल सेक स्क्वायर टी इंटू dt। बोलो भाई, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या होगा? tan t और प्लस c। टी का मान रखने पर तो वापस रखना पड़ेगा, तो टी का मान कितना था भाई? बोलो बोलो। तो tan x क्यूब प्लस a क्यूब और प्लस c, दिस इज द। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है लेकिन एक क्वेश्चन। जब हम इस क्वेश्चन में टी मानेंगे तो टी मानने की शर्तें हैं। पहली शर्त इसका डी बाई डी एक्स अवेलेबल हो, कांस्टेंट की कोई परवाह नहीं करनी। तीसरा कि जब आप टी को वापस रखें तो उसमें समाकलन आसानी से हो सके। किसको टी माने तुम्हारे हिसाब से? सोचो भाई, जरा सा दिमाग लगाओ। अब तो अवकलन तो तुम्हारे साथ आता ही है, नहीं पता लग रहा? अच्छा चलो, मैंने थोड़ा तुम्हारी सुविधा के लिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं? बोलो। ये पावर मैंने पूरे पे लगा दी, होल। ये तो होल ही होती है। अब बताओ किसे टी बोलो? मैं मानता हूं यहां टी tan x। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? क्रॉस फलन tan रूट x का अवकलन क्या है? बोलो। सेक स्क्वायर रूट x, फिर रूट x का 1/2 रूट x, टी का dt अपॉन। समझ में आ रही बात? अब क्या करें भाई?
जब मान रखने की प्रक्रिया चलेगी तो क्यों ना इसका कंप्लीट मान निकाल दे। रखोगे फिर काटोगे तो इसका कंप्लीट मान क्या है गौरव? sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स और बराबर डी टी अपॉन, देख लो सर, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स मिला लो, सेम चीज नहीं, सेम नहीं है क्या? ये हो रही है। तो इस पूरे के बदले क्या रख दिया मान रखने पर? बोलो, tan रूट एक्स के बदले क्या रख दिया? t की पावर 4, इधर क्या रख दिया? dt हो जाएगा इंटीग्रल। क्या आएगा इंटीग्रल? 1/2 बाहर और t की पावर 5/5 प्लस t का मान पुनः वापस